नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 19 जुलाई साल 2025। दोस्तों, इस समय इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। यमन की मिसाइलों ने 3 जगहों पे इतना मेजर हिट किया है कि जो इजराइल का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है बेन गुरियन एयरपोर्ट, वो पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है। उस पर मिसाइलें आके गिरी हैं और साथ ही जो इनका मिलिट्री साइट है ये भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। यहां भी मिसाइलें आके हिट हुई हैं और साथ ही जो इलेट पोर्ट है, जो इनका बंदरगाह है, उसको तो बाकायदा बंद करना पड़ा। इतना मेजर एक्सप्लोजन यमन की मिसाइलों ने किया। दरअसल पूरी खबर क्या है आपको डिटेल में बताता हूं। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ चीजें तब छूट गई थी और अब आज आपको सबूतों के साथ बताना जरूरी है। देखिए, जिस समय सीरिया पे इजराइल हमले कर रहा था, जिस समय अल-सरा के प्रेसिडेंशियल हाउस पे भी मिसाइलें दाग दी थी, ठीक उसी टाइम यमन की तरफ से मिसाइलों के एक जखीरा उड़ता हुआ आता है और इसके बारे में इजराइल ने उस टाइम पे जो कुछ कहा था और कितना बड़ा झूठ बोला था वो भी आप जानिए। दरअसल जब यमन ने मिसाइलें दागी थी उस टाइम इजराइल ने कहा था कि केवल एक मिसाइल आई थी, उस मिसाइल को हमने इंटरसेप्ट कर दिया, पूरा मामला हमारे अंडर कंट्रोल है, पूरा मामला हमारे पक्ष में है। लेकिन इसी के 2 घंटे बाद इजराइल ने एक अहम फैसला लिया, एक ऐलान किया और इसी के बाद सवालिया निशान खड़े हुए। दरअसल इजराइल का कहना था कि हमने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया और खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन इसी के 2 घंटे बाद इजराइल ने कहा कि जो इलीट पोर्ट है उसको हम अब बंद कर रहे हैं। पूछा गया क्यों, तब इजराइल ने कहा कि हमने ये फैसला इस वजह से लिया क्योंकि यमन की तरफ से मिसाइलों का हमला लगातार बढ़ता चला जा रहा है और किसी जहाज को, किसी इंसान को कोई नुकसान ना हो, इस वजह से हम इलीट पोर्ट को बंद कर रहे हैं। लेकिन इसी के बाद जो यमन के हुतीज ग्रुप के प्रवक्ता हैं याह्या सारी, उन्होंने अपना बयान दिया और जो चीजें बताई और बाद में जब न्यूज एजेंसी ने जांच की तब जो खबर आई, ये खबर इजराइल की कलई खोदने वाली थी। दरअसल जो मिसाइलें यमन की तरफ से चली थी, इन मिसाइलों ने 3 जगहों पे हिट किया। सबसे पहले इजराइल का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट, जिसपे इजराइल का पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जहां से ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, जो तेल अवीव में स्थित है बेन गुरियन एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट पे यमन की मिसाइल आके हिट करती हैं और वहां पे खड़ी कुछ जहाजों में आग लग जाती है और उस एयरपोर्ट की छत टूट जाती है। इसी के जस्ट बाद दूसरी मिसाइल जो नेवेज डिजर्ट में, एक रेगिस्तान में इजराइल की मिलिट्री साइट है, वहां पे भी यमन की मिसाइलें, हुतीज ग्रुप की मिसाइलें आके हिट करती हैं। हिट करने के बाद वहां पे भी उस मिलिट्री साइट को ठीक ठाक नुकसान होता है। हालांकि किसी आदमी के मरने की कोई खबर नहीं आई, लेकिन ठीक ठाक नुकसान वहां भी हुआ था। और इसके बाद तीसरा और सबसे मेजर हमला जो इलीट पोर्ट है वहां हुआ था। इलीट पोर्ट पे जब यमन की मिसाइलें आके हिट करती हैं, पोर्ट तबाह हो जाता है और उस पोर्ट पे ना कोई अब जहाज आने लायक थी, ना कोई काम वहां पे होने लायक था। इस वजह से इजराइल ने ऐलान किया था, इस वजह से इजराइल ने फैसला लिया था कि हम अब इस पोर्ट को बंद करेंगे ताकि मरम्मत करने का, रिपेयर करने का मौका मिल जाए। बाकी और कोई बात नहीं थी कि यमन का हमला इतना तेज है कि हम इस पोर्ट को एक्टिव नहीं रख सकते। अरे भाई, आपने तो पूरी इजराइल को आयरन डोम से घेर रखा है, आपके पास तो अमेरिका का 3rd डिफेंस सिस्टम है, तो आपको यमन की मिसाइलों से क्या डर, क्या खतरा। लेकिन अब ताजुब की बात यह है कि यमन की मिसाइलों से खतरा बता के इजराइल ने अपना पोर्ट बंद कर दिया। और यहीं से जब जांच पड़ताल हुई तब पता चला कि यमन ने जो मिसाइल दागी थी, जुल्फिकार मिसाइल, इस जुल्फिकार मिसाइल ने इतना मेजर हिट किया है इनको कि इनका एयरपोर्ट भी तबाह है, जो मिलिट्री साइट है वो भी तबाह है और इलीट पोर्ट इन्होंने बंद कर दिया। इलीट पोर्ट बंद करने की खबर मैंने आपको कल भी बताई थी, लेकिन तब मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं थी, पुख्ता सबूत नहीं थे। हालांकि ये बात तो अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में आ रही थी कि यमन ने जो मिसाइलें दागी हैं, इलीट पोर्ट पे गिरी हैं, उससे कुछ हिट हुआ है। लेकिन एक न्यूज चैनल की अपनी एक इज्जत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी बता देते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं चाहिए। न्यूज की एक अपनी एक नियम कानून होते हैं, कायदे होते हैं। आपका एक धर्म होता है कि आप बिना सच खबर जाने, बिना आपके पास प्रॉपर सबूत के आप खबर ना चलाएं। अगर आप खबर चलाते हैं तो फिर आप में और उन लोगों में क्या अंतर है जो पाकिस्तान के लाहौर पे कब्जा कर रहे थे। खैर, किसी को क्या ही ट्रोल करें। अगली खबर को रुख करते हैं और अगली खबर और भी हैरान करने वाली है कि इजराइल ने माफी मांगी है बाकायदा फ्रांस से और गाजा में जो एकमात्र कैथोलिक चर्च था उसके पादरी से। आईडीएफ ने अपने बयान में कहा, आईडीएफ ने अपनी स्पीच में कहा, उन्होंने जो टेलीग्राम पोस्ट पे अपनी एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त लिखी, उस पे उन्होंने कहा कि हम केवल आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर गलती से भी किसी के धार्मिक स्ट्रक्चर को, किसी के चर्च को हमने हिट किया है, हालांकि अभी तक ये पूरा मामला
जांच पड़ताल है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अगर गलती से भी हमारे द्वारा ये काम हुआ है तो हम इसके लिए माफी चाहते हैं। फ्रांस ने थोड़ा सा फटकारा था, इटली थोड़ा सा टाइट हुआ था, कड़क हुआ था, इसी के 2 घंटे बाद इजराइल की माफी आ गई। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। इजराइल अगर 2 देशों के टाइट होने पे माफी मांग सकता है, तो क्या 4-6 देश अगर इजराइल के ऊपर टाइट हो जाए तो जेनोसाइड जो हो रहा है वो बंद नहीं हो सकता? ये सवाल मेरा आपसे रहेगा। अगर केवल फ्रांस ने निंदा कर दी थी और केवल इटली ने कहा था कि ये चीजें सही नहीं है, हम इजराइल की मुखालफत करते हैं, बस इतनी सी स्पीच में अगर इजराइल ने माफी मांग ली, आईडीएफ ने बकायदा पोस्ट करके माफी मांगी, इनके स्पोक पर्सन ने माफी मांगी, और हो सकता है नेतन्याहू भी कुछ टाइम में माफी मांग ले, तो क्या अगर 4-6 देश गाजा में हो रहे जेनोसाइड को सीरियसली कंडेम करें, सीरियसली रोकने की कोशिश करें, तो क्या इजराइल नहीं माफी मांगेगा? क्या इजराइल नहीं रुकेगा? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट करके दें। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही सीरिया से, और सीरिया में जिस हिसाब से तख्ता पलट हुआ है, अपने आप में बड़े ताजुब की बात है। अब आप ये खबर जब सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई तख्ता पलट कहां, लेकिन हुआ है। दरअसल अभी कुछ लोकल न्यूज एजेंसियां जो सीरिया में काम करती हैं और कुछ ईरान बेस्ड एजेंसियां, उनका दावा है कि अल-सरा अपनी पूरी फैमिली के साथ दमिश्क छोड़ के भाग चुके हैं। इजराइल के हमले लगातार तेज हैं, इजराइल से लड़ने की कोशिश इस समय सीरिया की आर्मी कर रही है, लेकिन उसके पास ना ही हथियार है, ना ही कोई चीज है। इस वजह से सीरिया की आर्मी अब लड़ ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग ये पोस्ट कर रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे कि अल-जुलानी ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिया, अल-जुलानी लड़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, अल-जुलानी लड़ना चाहता है, लेकिन अपनी पहली गलती की वजह से आज अल-जुलानी इस कदर मजबूर है कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जिस टाइम अल-जुलानी ने सीरिया पे कब्जा किया था, सत्ता चेंज की थी, रेजिम चेंज किया था, आपको याद होगा उसी टाइम अलग अलग ठिकानों पे सीरिया के इजराइल ने हमला किया था, और उस टाइम जितने हथियारों के जखीरे थे, जितनी फैक्ट्रीज थी, उनको तबाह कर दिया था। अब अल-जुलानी के पास ना हथियार है, ना ही कोई चीज है, ना ही कोई टैंक है, ना ही कोई मिसाइल्स का जखीरा है, तो भाई लड़ेगा कैसे? उस टाइम तो सत्ता जब मिली थी तो इजराइल के उस हमले को इग्नोर कर दिया, दमिश्क तक मिसाइलें मारी जा रही थी। आपको याद होगा एक बार तो भूकंप आ गया था, लोगों ने कहा था कि इजराइल ने यहां कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है, आपको यह खबर याद होगी। उस टाइम अगर अल-जुलानी ने कुछ किया होता, अपने हथियारों को बचाया होता, तो शायद आज लड़ने की हालत में होता। लेकिन अफसोस, अब तो आप पछता रहे हैं, देश छोड़ के भाग गए, अपनी आवाम को छोड़ के भाग गए। आपके जो लोग थे वो लड़े, 3 महीने पहले सेम काम असद ने किया था, 3 महीने बाद सेम काम आपने किया, तो क्या अंतर है? खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर इजराइल से ही निकल के सामने आ रही। अच्छा, बहुत सारे लोग कल खुश हो रहे थे, लोगों को समझाना पड़ता है, मासूम है वो लोग, खुश हो जाते हैं कि नेतन्याहू की सरकार गिरने वाली है। आपने सुना भी था, मैंने भी खबर दिखाई थी कि भाई जो एक पार्टी थी, सास पार्टी, उसने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। सपोर्ट जब वापस ले लिया तो फिर अब माइनॉरिटी में आ गया नेतन्याहू का जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। अब अगर चाहे सास पार्टी तो सरकार गिरा देगी। इधर लोग खुश हो गए कि माशाल्लाह माशाल्लाह सरकार गिर गई। अरे, नेतन्याहू की कुर्सी जाने से इस बात की गारंटी कौन लेगा कि गजा में जेनोसाइड खत्म हो जाएगा? एक आपको रिपोर्ट बताता हूं। इजराइल का एक फिजिशियन ग्रुप है, इस ग्रुप ने एक पोस्ट किया और कहा कि जो जीएचएफ है, अब आपकी जानकारी के लिए पहले यह भी बता दूं कि जो इजरायली फिजिशियन ग्रुप है ये ह्यूमन राइट के तौर पे काम करता है। जीएचएफ यानी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जो इजराइल और अमेरिका के लोग वहां पे मदद पहुंचा रहे हैं, जो खाना पहुंचा रहे हैं, उसको लेके इजराइल के अपने ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप ने कमेंट किया कि पहले तो इसको बंद कर दो। क्यों? जब ये सवाल पूछा गया तब इन्होंने कहा कि दरअसल ये जो ग्रुप है ये गजा में लोगों को मरवा रहा, रोटी के बदले गोली और पानी के बदले मौत परोस रहा गजा में। तो अगर अपने ही लोगों का यह मानना है, इजराइल के अपने लोकल संगठनों का मानना है कि इजराइल की सरकार ऐसा कर रही है, तो मतलब बड़ा साफ है कि अगर नेतन्याहू नहीं भी रहा तो बहुत सारे उसके मंत्री होंगे जो सत्ता में रहेंगे। आप सोचिए, अगर मोदी जी चले भी जाएं, एक एग्जांपल ले लीजिए, या फिर राहुल गांधी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार चली गई, मनमोहन सिंह चुनाव हार गए लास्ट में, तो क्या उस टाइम से लेके अभी तक कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बना, कांग्रेस का कोई सांसद नहीं बना ना? तो वही हाल है कि नेतन्याहू भले ही कुर्सी से बाहर हो जाएगा, लेकिन उसके विधायक, उसके बाकी लोग तो वहां के पार्लियामेंट में बैठेंगे, अपनी डिमांड रखेंगे, अपना काम करवाएंगे। ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। नेतन्याहू के जाने न जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके सिलेबस में ही ग्रेटर इजराइल का सपना है, और कोई भी सरकार होगी बचे खुचे 10% गाजा को कब्जा करना ही चाहेगी। और यही सच्चाई, इस सच्चाई को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते? और आज गजा से और रिपोर्ट निकल के सामने है कि लगातार एयर स्ट्राइक में आज भी कम से कम 50 लोग की जान गई।
और यही गजा के लोगों का मुस्तकबिल बन गया है। एक तरफ सोचिए चर्च को लेके माफी मांगी जा रही और दूसरी तरफ यहाँ लोगों को मार के भी इग्नोर हो जा रहा मामला। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला हिफाजत करें।